इस सभागार में बैठे सभी हमारे संभ्रांत एक प्रकार की कार्यकारिणी है 15 लोगों की। हमारे आदरणीय कटारी जी, आदरणीय सेठ साहब और सभी प्रबुद्ध लोग जो यहाँ मौजूद हैं। अभी जैसा कि इन्होंने कहा कि गांधी पर हमले क्यों हो रहे हैं, तो गांधी पर हमले का जो सिलसिला है वो कोई आज का नहीं है। गांधी पर हमले 1915 में जब वो दक्षिण अफ्रीका से आए थे तब से ही हो रहे थे। और अपने देश का एक नियम है कि जब कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत हो, मैं विज्ञान का आदमी हूँ, उसको स्वीकार करने में पश्चिमी जगत फिर भी संवेदनशील है, लेकिन भारत में वो संवेदनशीलता गायब है। जैसे मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दूं कि गैलीलियो ने जब अपना हेलियोसेंट्रिक प्रिंसिपल दिया तो उस समय इटली के चर्च ने उसको स्वीकार नहीं किया था, लेकिन इटली के चर्च की इतनी भलमनसा थी कि उसने 461 साल बाद सार्वजनिक रूप से खड़े होकर ये गलती मानी कि हम गलत थे। और आज जो गैलीलियो के ऊपर इटली में बहुत शोध संस्थान उनके नाम पर चल रहे हैं। इसी प्रकार से जैसा कि आपने देखा हो, स्टीफन हॉकिंस बहुत बड़े भौतिक शास्त्री थे, वो चर्च के विरोधी थे, लेकिन जब वो मरे, उनका निधन हुआ, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया चर्च की ही आई और उन्होंने कहा कि हम स्टीफन हॉकिंस के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ठीक है, वो हमारे विरोधी थे, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा वो सत्य की कसौटी पर ज़्यादा खरा है। हमारे जो चर्च के जो नतीजे हैं उनकी वैलिडिटी आना बाकी है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में बहुत पहले से गांधी पर हमले हो रहे हैं और गांधी पर हमलों का कारण सिर्फ ये नहीं है कि जैसा हम में से अधिकांश लोग समझते हैं कि वो मुस्लिम परस्त थे। ये मामला नहीं है। अगर ये मामला होता, मान लीजिए गांधी मुस्लिम परस्त होते, तो ये मामला सांप्रदायिकता की श्रेणी में चला जाता। लेकिन गांधी पर हमले का एक बहुत बड़ा कारण 1915 से शुरू होता है, जब उन्होंने साबरमती में अपना आश्रम खोला। और शायद आपने सभी लोगों ने पढ़ा हो कि वहाँ पर सबसे पहला गांधी जी का टकराव दलितों के मुद्दे पर हुआ, क्योंकि दूधा भाई को उन्होंने जब अपने आश्रम में रखा तो आश्रम में जितनी भी उन्हें सहायता मिलती थी वो मिलना बंद हो गई। गांधी जी जो कहते थे वो करते थे। जैसा कि आपने गांधी फिल्म में देखा होगा कि वो अपनी पत्नी कस्तूरबा से कहते हैं कि या तो तुम्हें पाखाना साफ करना होगा और अगर नहीं कर सकती तो तुम घर से बाहर निकल जाओ, और वो उनको धक्का देके घर से बाहर निकाल देते हैं। आज हम सभी नारीवादी लोग उनके इस कदम की निंदा करें, लेकिन ये निंदा अलग है, लेकिन उनके उसूल अलग हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, जिनको आप अछूत कहते हो, जिनके लिए आपने अलग जाति बना दी है, या तो हम सबको उस श्रेणी में जाना होगा या फिर ये जातिवाद खत्म करना होगा। तो हमले वहीं से शुरू होते हैं। यानी ये स्थिति आ गई थी कि साबरमती आश्रम बंद होने के कगार पर आ गया था और गांधी जी एक चटाई पर बैठे ये सोच रहे थे कि अभी आश्रम कैसे चलेगा। इतने में एक कार आती है और उसमें अम्बालाल साराभाई, विक्रम साराभाई जो वैज्ञानिक थे, उनके पिताजी कार से उतरते हैं। उनको 13,000 रुपये 1915 में की थैली भेंट करते हैं और कहते हैं कि बापू ये आश्रम चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, ये बंद नहीं होना चाहिए। हर महीने की पहली तारीख को आपको पैसे मेरा मुनीम दे जाया करेगा। तो साराभाई परिवार ने उनकी बहुत सेवा की थी और एक तरह से उनका जो दलित उद्धार का कार्यक्रम था, उनमें
अपने अपने विचार हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, गांधी अंबेडकर की अपनी बहसें हो सकती हैं। हम किसी को छोटा दिखाने या किसी को बड़ा दिखाने के भ्रम में हमें नहीं पड़ना चाहिए। मैं हर समय ये बात कहता हूँ कि अंबेडकर अपनी कसौटी पर सही थे और गांधी अपनी कसौटी पर सही थे। हम एक कहानी को लेते हैं और एक को लुप्त कर देते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि एक छोटा सा बच्चा भी अपने यहाँ इस बात को जानता है कि जब दक्षिण अफ्रीका में गांधी गए और उनको फर्स्ट क्लास से टीटी उनका सामान फेंक देता है तो कहते हैं उस दिन से ही गांधी बन गए। लेकिन ये कोई नहीं बताता, बहुत कम खोजने पर मिलता है कि अंबेडकर के साथ भी ऐसा ही वाक़या हुआ था। जब वे बड़ौदा नरेश की कृपा से, उनकी आर्थिक सहायता से जब वो विदेशों में जाते हैं, दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों से वो कोलंबिया और इंग्लैंड और न जाने कहाँ कहाँ से वो पीएचडी लेकर आते हैं, उनका अनुबंध हुआ था बड़ौदा नरेश से कि मैं आकर के यहाँ अपनी सेवाएं दूंगा, और वो देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जब आ जाती है जब उन्हें बड़ौदा शहर में रहने का मकान नहीं मिलता, रहने का मकान नहीं मिलता, जबकि वो बड़ौदा नरेश का कहना था कि ये रियासत के वित्त मंत्री हैं, लेकिन उनको रहने की जगह नहीं है। घूम फिर के वो सब जगह जाते जाते एक छात्रावास में, वो भी पारसियों का छात्रावास था, उसमें उनको एक कमरा मिलता है। पारसी, मैं चूँकि ब्राह्मण हूँ, मैं खुलेआम बोलता हूँ, हम जैसा जातिवाद पारसियों में नहीं होता, लेकिन कानाफूसी होने लगी कि इस हॉस्टल में कोई एक दलित छात्र आ गया है और रात में उनका सामान निकाल करके बाहर फेंक दिया गया अंबेडकर का। लेकिन कोई नहीं कहता कि उस सत्याग्रह, उस घटना के बाद अंबेडकर भारतीय राजनीति में एक धूमकेतु बनकर आ गए। तो जिस प्रकार से जो गांधी के साथ जो परिस्थिति थी वही अंबेडकर के साथ थी, लेकिन चूंकि हमारा सोचने का नज़रिया या हमें बताया ही नहीं गया है, हमें बताया ही नहीं गया है, हम जानते ही नहीं हैं। उन अपने पास जो आंकड़े हैं, आरक्षण संबंधी आंकड़े हैं या जो भी आंकड़े हैं, वो उलझे हुए हैं। हम जानते ही नहीं है कि इस देश में 1932 से लेके 1947 तक अपने देश के संविधान के बड़े बड़े ब्रिलियंट माइंड लोगों के बीच बहस हुई, गांधी के तावीज़ पर चलते हुए ही, और उसी के अनुसार ये देश में व्यवस्था कायम की गई और आज भी है, आज भी है। आज अगर कोई कहता है कि हम इसको भी आरक्षण दे रहे हैं, हम पिछड़ा वर्ग को भी दे रहे हैं, हम सवर्णों को भी दे रहे हैं, एक ये मैं पॉइंट से थोड़ा हट रहा हूँ, लेकिन बात मैं इसकी कह रहा हूँ कि ये अलग बात है, क्योंकि इसका मामला पिछड़ा वर्ग में अलग एक्सरसाइज है आरक्षण की, सामान्य वर्ग में अलग है। लेकिन जो दलित आरक्षण है वो देश को एक करने की गांधी और अंबेडकर की जो यरवदा जेल में जो समझौता हुआ था और जिसके तहत एक देश एक हुआ था, मैं तो ये कहता हूँ ये देश एक हुआ था। हो सकता है आपके विचार अलग हों, आप कहें कि अंबेडकर सरेंडर हो गए थे या गांधी जी के दबाव में आ गए थे, हो सकता है, लेकिन मुख्य बात ये है सबसे बड़ी कि उस दिन देश एक हुआ पूना पैक्ट के बाद, पूना पैक्ट के बाद। और मैंने जो बहुत बड़े गांधीवादी हैं कुमार प्रसाद, उनके एक भाषण में मैंने सुना है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पूना पैक्ट की समाप्ति पर यह कहा था कि मेरे और इस आदमी के बीच कोई फासला नहीं है, जबकि मैं और दुनिया को ये लगता है कि हम विपरीत पोल हैं। ऐसा नहीं है, कई मुद्दों पर मेरी गांधी से सहमति है। तो यानी गांधी के प्रति जो नफरत का एक कारण है वो ये है। और आजकल क्या है कि गांधी जी पर 2013 के बाद न केवल भारत में, विश्व की जानी मानी यूनिवर्सिटीज़ में बेतहाशा शोध हुए हैं। अभी इटली की साहित्यकार हेलन सक्सू ने एक बहुत बढ़िया बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये हम लोगों की गलतफहमी है कि भारत में गांधी का सम्मान होता है, ये हमारी गलतफहमी है। हकीकत ये है कि गांधी के प्रति इस भारत के लोगों में गहरी नफरत है और इस नफरत का
एक सिरा मुस्लिम सांप्रदायिकता से जुड़ता है तो दूसरा सिरा अंबेडकर से जुड़ता है, क्योंकि गांधी ने गटर में पड़े लोगों को ऊपर निकालकर उन्हें बराबरी का सम्मान दिया। और इसलिए जो वर्ग तथाकथित उच्च वर्ग जो अपनी मिल्कियत समझता है इस देश को, उसने गांधी को आज तक माफ़ नहीं किया है। तो ये मतलब गांधी की नफरत का सबसे बड़ा कारण था कि उनमें जातिवाद को लेकर जो कई लोग मेरे मित्र हैं वो कहते हैं कि गांधी जाति चाहते थे, जातिवाद नहीं चाहते थे। मैंने कहा देखिए भाई, आप किसी व्यक्ति की संवेदनात्मक दिशा देखिए। मैं आज ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूँ, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कितनी भी अपने आप को सुधार कर लूँ, लेकिन मेरा मूल डीएनए नहीं जाएगा। गांधी जी भी वैष्णवी विचारधारा के थे, बचपन से वो भगवान के साए में ही पले थे, ईश्वर के अस्तित्व को मानते थे। लेकिन गांधी के बारे में हम ये नहीं जानते, गांधी जी बार बार बयान बदलते रहे। उन्होंने एक बार कहा था कि डोंट आस्क मी फॉर परसिस्टेंसी, आप किसी एक बात के लिए मुझे मत टोकिए। कल मैंने क्या कहा वो कल का सच था, आज मैं क्या कह रहा हूँ वो आज का सच है, कल मैं क्या बोलूँगा वो कल का सच होगा। इसलिए शुरू में उन्होंने कहा कि गॉड इज ट्रुथ, ईश्वर ही सत्य है। फिर और ज़्यादा निष्कर्ष के बाद वो बोले ट्रुथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है। लेकिन कुछ समय बाद जब 1947 में वो दिल्ली अनशन पर बैठी हैं, उस समय गांधी का वास्तविक रूप पूरे विश्व के सामने आया। गांधी ने बताया कि मैं कौन हूँ। ये 1947 में ही आया। 13 जनवरी 1948 को जब वो दिल्ली में अपने अनशन पर बैठते हैं, तब पूरी दुनिया जानती है कि ये गांधी कौन है। इसलिए जो आज हम गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाते हैं, आज भले ही मना लें, 50 साल बाद गांधी जयंती 31 जनवरी को मना करेगी, क्योंकि गांधी का वास्तविक जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन उनमें 3 गोलियां पड़ी थी। उस दिन उनका जीवन जैसे मंच चमक उठता है, लाइमलाइट की तरह चमक गया था। और इसलिए एक लेखक ने लिखा भी है कि हम किसी व्यक्ति का जन्मदिन क्यों मनाते हैं। जन्मदिन से तो हमें नहीं मालूम पड़ता कि गांधी कौन थे, उनके मृत्यु से और मृत्यु के तरीके से मालूम पड़ता है कि गांधी कौन थे। तो कहने का मतलब ये हुआ, आज हम इस बात को समझें कि गांधी ने क्या कहा। अपने देश में व्हाट्सएप पे जो उल्टी सीधी कहानियाँ आती हैं, हर एक के बारे में आती हैं, व्हाट्सएप का ज्ञान नहीं है। गांधी जी का जो एक तरह से, मैं तो जितना पढ़ रहा हूँ, मैंने ज़्यादा समय नहीं दिया है। मैं बिल्कुल विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि मैं 2013 के बाद मैंने गांधी को पढ़ना शुरू किया, लेकिन जिस दिन से शुरू किया है फिर उस दिन से एक दिन छोड़ा नहीं है मैंने, एक दिन छोड़ा नहीं। और कोई भी किताब हो, अभी एक लास्ट किताब आई है जेम्स डगलस की, अमेरिका के बहुत बड़े फिलोसफर हैं जिन्होंने कनेडी हत्या पर काम किया। उनकी निगाह कनेडी से गांधी पर गई और उन्होंने पिछली साल एक किताब लिखी है, और उस किताब में जेम्स डगलस जो कहते हैं वो एक बहुत बड़ी बात है। वो कह रहे हैं कि गांधी जी को अगर हम कहें तो वे सफ़र के सूफी थे, सफ़र के सूफी थे। उन्होंने समुद्र तट, डेल्टा, दलदल, ग्रामीण क्षेत्र अपने पैरों से नाप डाला। वो महात्मा जिस जगह से निकलता था वहाँ पर उन्मादियों का खून ठंडा हो जाता था। ये यानी सफ़र के सूफी वो कह रहा है कि गांधी जी का जब नोआखाली जाते हैं तो आप एक बात बताइए, नोआखाली एक क्षेत्रीय मामला है। नोआखाली में मान लीजिए हिंसा हो भी गई तो आज अपने देश में छोटी पूरी हिंसा पर तो कोई फर्क पड़ता नहीं। क्यों गांधी जी नोआखाली गए? और जब नोआखाली गए तो वहाँ के मुसलमानों ने विरोध किया कि आप इसलिए यहाँ आ गए हो क्योंकि यहाँ हिंदू मारे गए। तो उन्होंने कहा सुनिए, न मैं आपके कहने से आया हूँ न आपके कहने से जाऊँगा,
मैं यहाँ आया हूँ अपनी मर्जी से और अपनी मर्जी से ही जाऊँगा, वन स्टेप एट वन टाइम। मैं एक समय में एक ही कदम उठाता हूँ। मेरे पास कोई सर्चलाइट नहीं है जिससे मैं आपको अंतिम पड़ाव बिंदु को दिखा सकूं। मेरे पास एक छोटी सी लालटेन है, लेकिन मेरे पास एक भरोसा है। अगर आपको मेरे पर भरोसा हो तो आप मेरे साथ आ सकते हैं। और उन्होंने लिखा है कि जब मैं हिंसा से ग्रस्त नुआखाली में गया तब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे सिद्धांतों की, मेरे अहिंसा के सिद्धांतों की ये पहली प्रयोगशाला है। अगर नुआखाली नहीं होता तो मुझे अपने सिद्धांतों की वैलिडिटी पर संदेह होता, क्योंकि कोई बात जब हम बोलते हैं, कोई विचार हम बोलते हैं तो उसकी जैसे हम कहते हैं ना अटेस्टेशन करा लाइए मार्कशीट का, वैसे विचारों का भी वैलिडेशन होता है। आप तो यहाँ पर मुझे अपने अहिंसा विचार को पुख्ता करने का मौका मिला है। और जब मैं हिंसक सोहरावर्दी के सामने आया तब मैंने उसको अहिंसा की भट्टी में जलाया और वो गांधीवादी बना। आपको मालूम होगा, नाम सुना होगा, हुसैन शहीद सोहरावर्दी, पश्चिम बंगाल के उस समय के प्रीमियम थे जो बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने और उनकी बेरूत में हत्या हुई थी। लेकिन वो गांधी जी के बगल में बैठते थे। जब गांधी जी उपवास पर बैठे थे तो उनके एक ओर जवाहरलाल नेहरू बैठते थे, दूसरी ओर सोहरावर्दी बैठते थे। और तो यानी गांधी की अहिंसा की प्रयोगशाला एक ऐसी प्रयोगशाला थी कि जहाँ पर उनको वैधता मिली। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं कि एक हीलियम तत्व है, वो हीलियम तत्व की खोज तभी होनी थी जब पूर्ण सूर्य ग्रहण हो। तो 20 अगस्त 1868 को पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ा, तब जॉनसन और लॉकियर ने पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का अध्ययन किया और उन्होंने हीलियम के अस्तित्व की घोषणा की। केमिस्ट्री का विषय है। ठीक इसी प्रकार से मैं गांधी को देखता हूँ कि अहिंसा केवल उनका विचार नहीं था, कोई रणनीति नहीं थी। वो कहते थे कि रणनीति के रूप में आप हिंसा को अगर आप अपनाएंगे तो इससे कुछ नहीं हासिल होना होगा। अहिंसा हमें अपने अंदर लानी होगी। वो कहते हैं कि दुनिया में जितने भी राष्ट्र के सिद्धांत हैं वो सब एक तरह से मिल्कियत वाले सिद्धांत हैं कि ये हमारा राष्ट्र हमारी बापोती है। गांधी कहते हैं नहीं, राष्ट्र एक सफ़र है, हमें सिर्फ यहाँ सफ़र करना है और कुछ नहीं करना, ये हमारी यात्रा है। जब वे नुआखाली से दिल्ली आते हैं, दिल्ली के में माहौल बहुत अधिक, आप सभी को मालूम है, व्हाट्सएप से कहानियाँ सुनी होंगी कि गांधी नुआखाली से चले तो थे पश्चिमी पंजाब यानी पाकिस्तान जाने के लिए, लेकिन जब वो दिल्ली उतरते हैं 9 सितंबर 1947 को, तो सरदार पटेल, राजगोपालाचारी और राजकुमारी अमृत कौर उन्हें लेने के लिए आते हैं। सरदार पटेल का चेहरा बुझा हुआ था। गांधी बहुत मजाकी व्यक्ति थे, विनोदी व्यक्ति थे। वे सरदार पटेल से कहते हैं कि पटेल तुम्हारा चेहरे पर ये राख क्यों पुती हुई है? तो पटेल कहते हैं कि बापू पूरी दिल्ली जल रही है। तो फिर वो वही अपनी युक्ति दोहराते हैं, ठीक है, वन स्टेप एट वन टाइम। अब मुझे पाकिस्तान नहीं जाना, बस अब पश्चिमी मैं यहीं रहूँगा। अगले दिन से वो गली गली में एक एक आदमी के घर जाना, दिल्ली की मुस्लिम बहुल इलाकों में जाना, हिंदू बहुल इलाकों में जाना, पूरे उन्होंने एक एक गली छान मारी गांधी ने। जब वो ये सब कर रहे थे, तब भी उनका ये था कि मुझे सिर्फ मैं उतना ही देखता हूँ, मेरे अंतर मन में जो टॉर्च है उससे मैं अपना सिर्फ अगला कदम खोजता हूँ और उसी को मैं पर्याप्त समझता हूँ। मीरा बहन उनसे एक चिट्ठी में लिखती हैं कि बापू कल आप कहाँ होंगे? तो वो कहते हैं कि ये तुमने गलत प्रश्न किया है। आपने एक युक्ति सुनी होगी, लुक एट द स्पैरो, इस गौरैया को देखिए,
उस गौरैया को ये नहीं मालूम कि कल वो कहाँ रहेगी। तो मेरा कल की मंजिल कहाँ होगी मैं नहीं जानता, मैं आज पर भरोसा करता हूँ। तो कहने का मतलब ये हमने गांधी को भी पढ़ा कहाँ है। गांधी पर शोध हो, कोई भारत में तो शोध हो नहीं रहे, गांधी पर शोध हो रहे हैं कैम्ब्रिज में, गांधी पर शोध हो रहे हैं ऑक्सफोर्ड में, गांधी पर शोध हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, अंबेडकर पर शोध हो रहे हैं विदेशों में। भारत में क्या हो रहा है? भारत में तो अपने पास पौराणिक कहानियाँ हैं, आप ले लो एक से एक कहानियाँ, किसी के बारे में भी बन जाएंगी। तो आज हमें एक तरह से उस गांधी को खोजने की ज़रूरत है जो भारत के स्वतंत्र, हम जो कहते हैं कि गांधी ने देश को आज़ाद किया, आज़ादी के तो हर देश में कोई एक नायक होगा, लेकिन गांधी ने जो सबसे बड़ी बात कही वो ये कही कि यानी एक तरह से उन्होंने लोगों के गुस्से पर काबू पाया। वे कहते थे कि मेरे लिए हम जो कहते हैं वो अपने विरोधियों के प्रति भी आदर भाव रखते थे। एक समय उन्होंने लिखा कि मैं पहले ये समझता था कि जो कुछ मैं कहता हूँ वही सत्य है, लेकिन सत्य पूरी तरह से, इसे क्या कहना चाहिए, स्यादवाद बाद में आएगा, यानी शाश्वत सत्य नहीं है ये। सत्य के अनेक पहलू होते हैं। वो कहते हैं कि एक हाथी का 4 अंधे लोग वर्णन कर रहे हैं, कोई पूंछ पकड़ के वर्णन कर रहा है, कोई सूंड पकड़ के कर रहा है, वो सब सच बोल रहे हैं, लेकिन अंतिम सच नहीं है, अंतिम सच नहीं है। और इसीलिए जो मैंने आपसे कहा था कि ट्रुथ इज गॉड, 1947 में अपने अंतिम अनशन के समय उन्होंने कहा कि जब ट्रुथ कोई है ही नहीं तो फिर मैं क्यों कह रहा हूं कि ट्रुथ इज गॉड, सत्य ईश्वर। जब सत्य समावेशी सत्य नहीं है तो फिर मेरा कहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि वो अपने, कई बार उनके जो समर्थक थे उन्होंने कहा कि बापू आप बड़ी जल्दी बयान बदल लेते हैं। तो उन्होंने कहा मैं अपनी कसौटी पर, अपनी प्रयोगों पर हर चीज़ को कसता हूँ, जब वो सच होती है तभी मैं उसको स्वीकार करता हूँ, अन्यथा मैं उसे स्वीकार नहीं करता। तो इस तरीके से हम जो देखते हैं कि गांधी जी के बारे में आप जैसे आपने भारत विभाजन का एक मुद्दा बोला, भारत विभाजन में गांधी कहाँ थे ये मेरी समझ में नहीं आया। अब सभी लोग, अब हम संभ्रांत लोग बैठे हैं, भारत विभाजन के लिए कौन दोषी है ये हम आज भी नहीं सोच पा रहे हैं। विभाजन कब होता है? विभाजन जब होता है कि जैसे हम एक घर का बंटवारा हो, तो घर का बंटवारा जब होता है जब हम 2 लोगों में बन नहीं रही। गांधी जी पर यह आरोप जरूर लगा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी ने धर्म का नाम लेकर एक तरह से देश में एक धार्मिक माहौल जो क्रिएट किया, इससे जो आज़ादी का आंदोलन था वो धार्मिक रंग लेने लगा। हो सकता है शुरू में लेने लगा वो, क्योंकि अभी अनेक सोच चल रही है, लेकिन अंतिम नतीजा तो ये है कि गांधी जी ने अपने आप को धर्म से पूरी तरह अलग कर लिया था। वे राम नाम लेते जरूर थे, लेकिन जब उनसे लुई फिशर प्रश्न करता है कि कौन से राम, तो वो कहते हैं मेरा राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, मैं सिर्फ राम नाम की पूजा, राम का नाम का स्मरण करता हूँ, और वो ही मुझे इन नोआ खाली के इस माहौल में, हिंसक माहौल में मुझे ऊर्जा देता है। मैं नहीं जानता वो राम कौन है, मैं नहीं जानता। यानी धीरे धीरे वो इस नतीजे पर पहुंचते जा रहे थे कि ये जो राम का जो रूप है वो उन्होंने उस रूप में स्वीकार नहीं किया जैसा हम लोग करते हैं, कि ये धार्मिक लोग करते हैं। उनका को धीरे धीरे वो पहुँचे तो एक तरह से हिंदू धर्म में पड़े बड़े, अंत में आके वो उस जगह पर पहुँच गए थे जहाँ उनको एक केमिस्ट्री में एक फेज रूल होता है, जहाँ पर ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रावस्थाएं एक जगह पर आके मिलने लगती हैं। तो वैसे ही उनका कहाँ हिंदुत्व, इस्लाम और ईसाइयत तीनों उस बिंदु पर आ जाते हैं, उसके ऊपर महात्मा गांधी बैठे हुए हैं।
इसलिए ये हमें प्रश्न ही नहीं करना चाहिए कि गांधी ने धार्मिक आंदोलन को या देश के विभाजन को बढ़ावा दिया, बल्कि जब वो नोआखाली में थे तब यहाँ पर 3 जून 1947 को माउंटबेटन अपनी योजना लेके आते, और माउंटबेटन जब अपनी योजना लेकर आते हैं तो वो खुद लिखते हैं कि जब मैं यार्क विमान से बैठकर दिल्ली जा रहा था तो मुझे सबसे बड़ी चिंता उस खद्दरदारी की थी, गांधी के बारे में लिखते हैं, जो सबसे ज़्यादा मौलिक है। कांग्रेस में जितने भी खद्दरदारी हैं गांधी को छोड़कर वो सभी अमौलिक हैं। ये माउंटबेटन के शब्द हैं, यानी इसमें नेहरू, पटेल, राजगोपालाचारी सभी आ जाते हैं। और इसीलिए लास्ट अनशन के समय उनकी सरदार पटेल से बहस होती है, और सरदार पटेल कहते हैं कि बापू आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। तो गांधी जी कहते हैं कि सरदार तुम भी वो पटेल नहीं हो जो खेड़ा में मुझसे मिले थे, तुम भी वो पटेल नहीं हो। और ध्यान रखो मैं चीन में नहीं हूँ, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, और तुम ये मत समझो कि तुम्हारे ही आँख हैं और तुम्हारे ही कान हैं, मेरे भी आँख हैं और मेरे भी कान हैं, मैं सब देख रहा हूँ। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते, बल्कि गांधी की एब्सेंस में, जैसे मैं आपको एक नाम लूँगा, मौलाना आज़ाद का नाम अपने आप पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है और मुझे भी उनसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब भारत विभाजन की योजना बनी तो उस पर किनके हस्ताक्षर थे? कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मौलाना आज़ाद के थे, कांग्रेस अध्यक्ष थे उस समय, लॉर्ड माउंटबेटन के थे हस्ताक्षर। ये इसकी एक प्रति गांधी जी को माउंटबेटन पहुंचा देते हैं। गांधी जी उस समय दलित बस्ती में गर्म पानी में अपने पैर सेक रहे होते हैं और लालटेन के नीचे वो उस कागज़ को जो माउंटबेटन ने भेजा था वो रख देते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ मौलाना आज़ाद पहुँचते हैं। गांधी पूछते हैं कि क्यों मौलाना, मैंने सुना है कि तुम लोगों ने मेरी अनुपस्थिति में सब कुछ तय कर लिया। तो मौलाना आज़ाद कहते हैं बापू आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया, हम आपके बगैर एक कदम नहीं चलते, चल भी नहीं सकते, ये आपने सोच कैसे लिया। तो यानी उस समय करना था तो सिर्फ इतना करना था कि वो लालटेन के नीचे से वो कागज़ निकाल करके माउंटबेटन को उनके मौलाना आज़ाद के हाथ में रख देना था कि ये आपके ही साइन है, ये आपके ही साइन है। लेकिन गांधी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि गांधी राष्ट्रपिता थे। एक पिता बनना ही बहुत बड़ा काम होता है, जो पूरे राष्ट्र के दुख को, जो पूरे राष्ट्र की पीड़ा को अपने अंदर समाहित कर ले, वो राष्ट्रपिता कहलाने का हकदार है। उन्होंने मौलाना आज़ाद को नहीं बताया कि देखिए तुम्हारे साइन है, क्योंकि मौलाना की इज्जत को रखना भी राष्ट्रपिता के हाथ में था। उसके बावजूद भी उन्होंने विभाजन को रोकने के लिए एड़ी चोटी के प्रयास किए। उनकी माउंटबेटन से लंबी चौड़ी बहसें हुई हैं। जिस दिन वो गए, सोमवार का दिन था, माउंटबेटन से मिलने गए, माउंटबेटन ने अपना पूरा अध्ययन कक्ष और पूरा हॉल सजा के रखा, और जैसे ही गांधी वहाँ चढ़े उन्होंने कहा आपका स्वागत है। गांधी ने इशारा किया, एक पर्ची पे लिख के दिया सोमवार को मैं बोलता नहीं हूँ। माउंटबेटन को एक तरह से प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने यही डाउन कर दिया कि तुम हमें कुछ नहीं समझते, हम तुमको कुछ नहीं समझते, हम आज बात ही नहीं कर रहे तुमसे। और उन्होंने एक पेंसिल के छोटे से टुकड़े से कागज़ के पुराने लिफाफों पर जो लिखा और माउंटबेटन को लिख कर दिया, उसमें उन्होंने लिखा कि मेरी अंतरात्मा इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि भारत में हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं। मैं मरते दम तक इस प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं कर सकता। और उनको लिख के दे आए, और एक पर्ची पे लिखा कि जब समय मिलेगा आपसे दोबारा मिलेंगे, तभी बात करूँगा। माउंटबेटन ने वो पत्र, चूँकि माउंटबेटन पर गांधी का प्रभाव था और काफ़ी उसने लिखा है, उनकी बेटी पामेला माउंटबेटन ने भी अपनी किताब में बहुत कुछ लिखा है, तो उसने वो पत्र ब्रिटेन के एक म्यूजियम में संग्रहित कर दिए हैं, जहाँ महात्मा गांधी के माउंटबेटन के लिखे पत्र पेंसिल से लिखे हुए हैं। वो इतनी बड़ी पेंसिल से भी तब तक लिखते रहते थे
जब तक कि वो पूरी तरह नहीं घिस जाए, क्योंकि वे कहते थे ये भी मानवीय श्रम का मजाक उड़ाना है, इसलिए अंतिम समय तक वो लिखते रहते थे। तो विभाजन के लिए गांधी जिम्मेदार नहीं है। एक पुस्तक आई है क्रिएशन ऑफ न्यू मदीना, अभी लेटेस्ट, अगर आप लोगों ने देखी हो, एशिया के जाने माने साहित्यकार वेंकट धुलीपाल की लिखी हुई पुस्तक है, जिसमें वो लिख रहे हैं कि भारत का विभाजन क्यों हुआ, इस बात के पूरा उन्होंने खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि देखिए, जिन्ना के नेतृत्व में जो पूरी गोलबंदी थी, वो इधर हिंदू सांप्रदायिक था, उसके अपोजिट में मुस्लिम सांप्रदायिक था, तो ये दोनों बराबरी से चल रही थी। गांधी ने अपनी जान दे करके भले ही इनको न्यूट्रलाइज किया थोड़ा सा, लेकिन न्यूट्रलाइज नहीं हुई। आज हम देखते हैं कि हिंसा हमारे अंदर कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है, विचारों में बढ़ रही है। और इसीलिए गांधी कहते थे कि बातचीत जब करते हो, वो कहते हैं कि इस देश में दो ही भाषाएं हैं, या तो आप किसी से सहमत होते हो या किसी से असहमत होते हो। आप जिससे असहमत होते हो उसे दुश्मन समझने लगते हो, और जिससे सहमत होते हो उसे अपना मित्र समझने लगते हो। इसके अलावा भी एक भाषा है, और मैं वही भाषा विकसित करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हम विरोधियों से भी संवाद कर सकें। तो इसलिए गांधी के बारे में जितनी भी बातें हम सुनते हैं, वो सब अफवाह की शक्ल में 70 साल से इस देश के वायुमंडल में घुली हुई हैं। सत्य से किसी को लेना देना है नहीं। कौन किताबों में अपना दिमाग पच्ची करे। व्हाट्सएप पे रेडीमेड अपने को मैगी मिल जाती है 2 रुपए की, उसे अपन ले लेते हैं। लेकिन हकीकत में मैंने जो 8 साल में पढ़ा है, मैं किसी भी विषय पर आप अगर पूछेंगे, जितना मैं जानता हूँ, मैं कोई गांधी का वकील नहीं हूँ, न उनका की ओर से कोई वकालतनामा लगा रहा हूँ, क्योंकि गांधी का वकालतनामा लगाने वाले बहुत बड़े बड़े लोग हैं। गांधी को बचाव की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग जो चिंता करते हैं कि सब गांधी पे इतने हमले हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं, होने दो हमले। वो जितने हमले होंगे उतना निखर के आएंगे, क्योंकि विज्ञान का नियम है कि दूसरा सिद्धांत जब ही डेवलप होता है जब पहले सिद्धांत पर ज़्यादा समाज में भ्रांतियाँ फैल जाती हैं, तब एक नया सिद्धांत आता है और वो पुराने सिद्धांत को समाहित कर लेता है। अब हम जैसे बहुत से नवोदित गांधी पैदा हो गए हैं, और हम लोग कोई किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े, तो इसलिए हमने अपना एक रूटीन बना लिया है। जैसे एक धार्मिक आदमी का रूटीन होता है 1 घंटे भजन करना, मेरा काम है कि रोज़ 4 घंटे गांधी को पढ़ना। देखता हूँ कितनी किताबें, अभी जीना है मुझे, तब तक पढ़ता ही रहूँगा। मुझे कोई न किसी से लेना न किसी से देना, तो मैं तो ये मेरे लिए दिनचर्या है, और ये दिनचर्या बिल्कुल वैसी ही है जैसे मेरा हार्ट चल रहा है, वैसे तब तक गांधी चलते रहेंगे। और मैं अगर कोई मेरे इसमें थोड़ा सा आपसे अभी आप समाप्त जी, मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा। बात उसी बिंदु पर समाप्त करें कि गांधी पर हमले क्यों बढ़ गए हैं, मतलब क्यों लगातार होते रहे हैं, क्यों इसी बात को आधार बना। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप हमारे आदरणीय कटारे जी बैठे हुए हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि आज भी जो हम कह रहे हैं ना, देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल अगर कोई है तो महात्मा गांधी है। ये सब विपक्षी दल औपचारिक हैं, सत्ता के उसमें आकर के गांधी की गलत व्याख्या करते हैं। जिस कांग्रेस को, मतलब मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, जिस कांग्रेस को गांधी के विचारों का कैरियर माना जाना चाहिए, ये उनकी नाकामी रही कि गांधी के मरने के बाद देश के सामने वास्तविक गांधी आ ही नहीं पाई, पर्दा डला रहा। जैसे अपने होता है ना, मूर्ति अनावरण नहीं हो रही, ढकी हुई है, तो पूरे कांग्रेस शासनकाल में वो मूर्ति ढकी रही। जब गांधी पर हमले हुए तब इस देश के बुद्धिजीवियों ने, गांधी को किसने बचाया? गांधी को किसने बचाया? गांधी को उनके विरोधियों ने बचाया।
गांधी जी को कम्युनिस्टों ने बचाया, गांधी जी को दलितों ने बचाया। उन्होंने कहा इनकी रक्षा हम करेंगे। जीते जी गांधी कम्युनिस्ट उनको पहली लगते थे, गांधी जी को पहली समझते थे कम्युनिस्ट, क्योंकि वो कहते थे कि ये आदमी रहता फकीरों की तरह, लेकिन ये सरबारा की, यानी क्या कहना चाहिए, ये सरबारा की बातें नहीं करता, नहीं, और रहता ये फकीरों की तरह, ये कभी एनिमी ऑफ नेशन की बातें नहीं करता। तो यानी कहने का मतलब ये है कि गांधी पर हमले नहीं होंगे तो किस पर होंगे? जब पहले उन्होंने, देखिए, हमलों का भी एक सिलसिलेवार तरीका होता है, जो हम ये ना माने कि दुश्मन कमज़ोर है, दुश्मन अपने खुद की खून की में बह रहा है। यानी हम बेसिकली हम जिस विचार से पल रहे हैं वो विचार 5000 साल से एक ही सांचे में ढला हुआ है। उससे निपटने में इस देश को बहुत वक्त लगेगा, बहुत वक्त लगेगा। ये 60-70 साल का समय बहुत थोड़ा है एक राष्ट्र निर्माण के लिए। गांधी ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को अभी और वक्त चाहिए, वो वक्त नहीं मिला, वो वक्त नहीं मिला। लेकिन हमले गांधी पे ही होंगे, क्योंकि गांधी हर जगह तो खड़ा है, हर चौराहे पर गांधी मिलता है अपने को, मूर्तियों की शक्ल में नहीं, विचार की शक्ल में, विचार की शक्ल में मिलता है। आप बताइए ऐसा कौन सा बिंदु है जहाँ पर गांधी का विरोध न किया जाए? और मैं कहता हूँ अगर विरोधी गांधी का विरोध कर रहे हैं उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो गांधी की उस पर फिर से एक पर्दा डल जाएगा। पर्दा वो तब तक ही खुला रहेगा जब तक हमले होते रहेंगे। एक बटोल ब्रेख्त एक कवि है, हाँ, उन्होंने लिखा है कि जब कठोर समय होता है तभी उदारता की बातें होती हैं। जब कठोर समय होता है तब हमें ये चाहिए कि हम उस उदारता को भांप सकें, उसके अंदर क्या छिपा हुआ है उसे समझ सकें। तो इसलिए देश के संविधान बनाने के से लेके संविधान में आप किसकी आलोचना करोगे? गांधी की। और किसकी करोगे? आप कहोगे संविधान तो गांधी ने नहीं बनाया। आपकी गलत फहमी है। गांधी नुआखाली में बैठे रहते हैं और वे पूछते हैं चिट्ठियों से कि अंबेडकर से क्या बहस चल रही है संविधान सभा में, अंबेडकर ने क्या कहा, नेहरू ने उनका क्या जवाब दिया, राजगोपालाचारी क्या कह रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद का क्या कहना है। और फिर वे नेहरू को लिखते हैं, जो आज अपन देखते हैं कि हर जगह हम लिखते हैं हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व। गांधी ने कहा नेहरू से कि इस पर टिके रहना, जो संविधान की प्रस्तावना है उस पर टस से मस मत होना, कोई कुछ भी कहे तुमको टस से मस नहीं होना। आज उस हर आंदोलन में उस संविधान के अपन पहले पन्ने की कॉपी लेकर जाते हैं। तो गांधी के का विरोध क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आपको जितना मैं जानता हूं आप पूछ सकते हैं कुछ। जी सर। जैसे गांधी के प्रति एक विद्वेष और असम्मान की भाषा लगातार हो रही और एक पूरे उस तरीके से नहीं आ रही कि एक आदमी कह दिए, ये पूरा रैकेट जैसे आपके गिरोह पूरा काम करता है और लगातार काम करता है। जैसे पहले के आज से 10-5 साल पहले तक की या 90 से पहले तक वो अपनी एक मर्यादा में रहता है। अब एकदम बड़े व्यापक स्तर पर हो गया, क्यों जिसका स्वरूप एकेडमिक भी हो गया, विश्वविद्यालयों में भी हो गया, प्रोफेसर भी हैं, राजनीतिक दल भी हैं, पूरे इस सारी चीज़ के बीच में इस पूरे दौर में और इतनी एग्रेसिव तरीके से वो बात कह रहे हैं कि लोगों तक जल्दी पहुंच रही है। उस स्थिति में कोई आदमी, मैं अगर गांधी को उतना नहीं समझता हूँ, लेकिन मुझे उसके बावजूद भी ये ऐसी बात लग रही कि आदमी गलत बात कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब हमें कहीं काउंटर करना पड़े तो वहाँ पर गांधी किस तरीके से हमारा साथ? देखिए सर, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जिस असम्मानजनक भाषा की बात आप कह रहे हैं वो भाषा अपने रूटीन में आ गई है, इसमें हैरानी जैसी कोई बात नहीं है, रूटीन में आ गई। अगर मतलब मैं कहूँ कि हर दल के नेता का एक नाम रख दिया गया है अपने न चाहते हुए भी,
ठीक है ना। तो ये भाषा ऐसा नहीं है पहले नहीं बोली जा रही थी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि गांधी जब जिंदे थे, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, तब उनके प्रतिपक्षी उन्हें जोकर कहते थे, ठीक है ना। तो गांधी कहते थे हाँ मैं जोकर हूँ, हाँ मैं जोकर हूँ। अब देखिए, जो आभा गांधी के अंदर थी वो अपने सामने वाले को निरुत्तर कर देते थे, सांप्रदायिकता को वो चारों कोने चित कर देते थे। जब वो दिल्ली उपवास पर बैठे हैं और उनके विरोधियों ने आरोप लगाया कि आप मुस्लिम परस्त हैं, गांधी जी कहते हैं हाँ मैं मुस्लिम परस्त हूँ, लेकिन मेरा पूरा सेंटेंस सुनिए। मैं भारत में मुस्लिम परस्त हूँ, मैं पाकिस्तान में हिंदू और सिख परस्त हूँ, मैं श्रीलंका में तमिल परस्त हूँ, और मैं बर्मा में बौद्ध परस्त हूँ। और उन्होंने कहा कि जब मैं दक्षिण अफ्रीका में गया तो मेरे एक मित्र ने मुझे लिख के दिया, उर्दू के दो शब्द हैं, एक होता है अकलियत और एक होती है अक्सरियत, कि जब अकलियत और अक्सरियत इन दो में से आपको किसी एक का चुनाव करना पड़े तो अकलियत की तरफ बैठ जाओ, सारा पल्ला अपने आप बराबर हो जाएगा। और इसीलिए गांधी ने समाज के उस वर्ग को गले लगाया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अकलियत इनके साथ है। तो इसलिए आप जो कह रहे हैं, दुर्भाग्य से जो आप कह रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल इस दुर्भाग्य को स्वीकार करता हूँ कि मैं उसी समाज में पैदा हुआ हूँ जिसमें हमारे पूर्वजों ने देवधर्म में गांधी पर कांच और मल फेंका था जब वो दलितों के मंदिर प्रवेश के लिए गए थे। और ध्यान रहे गांधी ने क्या कहा था कि मैं किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, न जाऊंगा, लेकिन किसी को जबरदस्ती मंदिर में जाने से रोका जाएगा तो मैं उसे जबरदस्ती अंदर ले जाऊंगा। इसी तरह से आप सुनिए, आरक्षण के विषय में भी एक डायलॉग बोला गया है कि जिस समाज को 5000 साल से बाहर कर दिया गया हो, तो इस बाहर की काट यही है। गांधी कहते थे कि उन्हें बलपूर्वक अंदर लाना, बलपूर्वक अंदर लाना। और इसी पर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना है, जो फेसबुक पर रोज हम डाल देते हैं। हम मतलब हमारे लोग कि आरक्षण नहीं है तो वो क्या है, ये कुशल इंजीनियर नहीं था, ये पुल टूट गया, ये क्या है कि ये अपना फ्रस्ट्रेशन है। वो जानते हैं कि हम कुछ कर सकते नहीं हैं, तो जब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्या करोगे आप? गांधी पर जितने पत्थर फेंक रहे हो वो पत्थर वापस रिफ्लेक्ट होकर उन्हीं पर तो आ रहे हैं। आप ये क्यों नहीं समझ रहे? मान लीजिए गाली गलौज की भाषा हो गई है, तो वो गाली गलौज की भाषा, यानी जैसे वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है ना कि भेड़िया गुर्राता है तुम मसाल जलाओ, भेड़िया गुर्राता है तुम मसाल जलाओ। तुम में और भेड़िए में यही बुनियादी फर्क है कि भेड़िया मसाल नहीं जला सकता। तो जो गाली गलौज करने वाले लोग हैं वो साहित्यिक गोष्ठियों में भाषण नहीं दे सकते, और उनका, मैं ये कह रहा हूँ, समाज में उनका बना रहना जरूरी है। जब एल्बर्ट आइंस्टीन ने 1925 में अपनी स्पेशल थ्योरी, जनरलाइज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, तो उसने कहा कि अगर मेरे इस थ्योरी की आलोचना नहीं हुई तो मेरा ये सिद्धांत खटाई में पड़ जाएगा। इसलिए विश्व के उच्च स्तर के आलोचक लेके आओ जो मेरे सिद्धांत में कमियां निकालें, क्योंकि अगर कमियां निकालेंगे तो मैं एक व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेकर आऊँगा। तो इसलिए चाहे वैज्ञानिकता हो, चाहे दार्शनिकता हो, चाहे गांधी हो, ये भारत की पर्दी से बाहर जा चुकी है। गांधी को अपन पकड़ नहीं सकते, वो उस क्षैतिज पर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर बहुत बौनी है। मैं भी जो बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ उसका एक पक्ष कर रहा हूँ। हो सकता है गांधी देख रहे हो, कह रहे हैं भाई तुम तो मेरे बारे में बहुत ही गलत बोल रहे हो, ऐसा मैंने कब बोला था। लेकिन ये हम प्रयास कर रहे हैं, हम तो, मैंने क्या कहा, सीख रहे हैं। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इस प्रकार की गोष्ठियाँ आयोजित होते रहें,
इससे क्या है, अपना मानसिक एक्सरसाइज होता है, दिमाग में अच्छी बातें आए तो अपना विकास होता है। और अब आप अपने प्रश्न जो भी गांधी पर बातचीत करना चाहें संक्षिप्त में प्रश्न करें, अवधेश पांडे जी आपको बात करेंगे, क्योंकि इसका दूसरा जो कार्यक्रम का हिस्सा है वो स्वतः शुरू हो चुका है। अरविंद भदौरिया जी ने प्रश्न पूछकर शुरू कर दिया है। आपके मन में जो भी प्रश्न आ रहे हो, बहुत बड़ा प्रश्न ना हो, एक रेखीय प्रश्न हो, और आप जरूर पूछें। आप बगैर गांधी का लिहाज किए हुए, हाँ, बिना संकोच के पूछें, और ऐसा भी ना सोचें कि आपको ये कहा जाएगा कि आप इस वजह से ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझसे अहमदाबाद के गांधीवादी की बात होती रहती है, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप एक गलत करते हो फेसबुक पर, कि जो विरोध में लिखता है आप उसको कड़ाई से जवाब देते हो, ये गैर गांधीवादी काम है। आपको अगर गांधी पर लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, लेकिन कोई अगर बदतमीजी से भी लिख रहा है तो आपको बदतमीजी से जवाब नहीं देना, आपको उसके लिए शब्दों का चयन करना है। तो इसलिए आप कोई भी पूछना चाहें किसी भी मुद्दे पर। मेरा एक सवाल है कि जी। अक्सर आरोप लगाया जाता है कि गांधी जी जाति व्यवस्था को तो नकारते थे, वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार करते जी, तो दोनों अलग अलग कैसे? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, गांधी की जिंदगी के अनेक पड़ाव हैं। सवाल ये नहीं है कि गांधी ने कब क्या कहा, गांधी बाद में क्या कह रहे हैं, उनका सबसे लास्ट का बयान क्या है, उस बयान पर हमें गौर करना चाहिए। जहाँ तक ये इस पर हम गांधी की आलोचना कर सकते हैं कि उन्होंने जाति को बनाए रखा, एक तरह से बनाए रखा, लेकिन जातिवाद के खिलाफ रहे। तो अंबेडकर से जब उनकी बहस होती है मणि भवन में, तो उन दोनों विद्वानों के आप मत सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होगी। गांधी जी जब गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहे थे तो वे मणि भवन में बैठे हुए हैं, युवा अंबेडकर आते हैं और आते से ही गांधी से बोलते हैं कि आपने मुझे क्यों बुलाया है, आप बताइए मुझे जल्दी, आप क्या कहना चाहते हैं। तो गांधी को लगा कि ये कौन नौजवान है जो मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब हम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहे हैं और हमें एक होके जाना चाहिए, क्योंकि अब देश आज़ाद होना है। तो अंबेडकर कहते हैं ये आज़ादी होगी आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। अब मामला और गर्मा गया। तो गांधी ने कहा कि देखिए, आप जब से आपने जो जाति उद्धार का कार्यक्रम या आंदोलन शुरू किया है, तब मैंने तब से किया जब आप पैदा नहीं हुए होंगे। तो अंबेडकर कहते हैं हाँ, हर बुजुर्ग यही बोलता है, हर बुजुर्ग अपने पक्ष में यही तर्क देता है। लेकिन गांधी को फिर भी कोई बुरा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि मैंने युवा अंबेडकर के अंदर की छिपी रेडियो धर्मिता को पहचान लिया था, और इसीलिए आपको अगर एक मालूम हो, महाड़ सत्याग्रह का सबसे पहले समर्थन इस देश में किसी ने किया तो वो महात्मा गांधी ने किया। बताते हैं कि पोस्टर भी हाँ। साहब ने महात्मा गांधी के पोस्टर। हाँ, और बाबा साहब ने उस समय जो कहा वो शायद कम लोगों को मालूम होगा। बाबा साहब ने कहा कि हमारे देश में एक महात्मा गांधी नाम का आदमी है जो दलितों का सबसे बड़ा उद्धारक है, और ऐसे नेता से हमें बनाकर चलनी चाहिए जो हमारे हित की बात करता है। जब पूना पैक्ट हुआ था तो पूना पैक्ट के अनेक पहलू हैं, आप जिस पहलू को लेना चाहें, लेकिन जो सबसे बड़ा पहलू सामने आया है कि वो ये आया है कि अंबेडकर को ये लगता था पूना पैक्ट के समय कि मुस्लिम मेरा साथ देंगे, लेकिन जब गांधी जी अनशन पर बैठ गए तो सबसे पहली प्रतिक्रिया अंबेडकर के खिलाफ याकूब हसन की आई, जो उस समय मद्रास मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। और उन्होंने क्या कहा, याकूब हसन ने, स्टेटमेंट सुनने लायक है,
एक मुसलमान मुस्लिम लीग का आदमी कह रहा है कि भारत में जितने भी नेता हैं, मुस्लिम नेता हैं, वो सब गांधी के घुटने तक नहीं पहुंचते हैं। ये मुस्लिम लीग का आदमी कह रहा है। और अगर इस देश में सभी को साथ लेने का मादा किसी में है तो वो सिर्फ महात्मा गांधी में है। इसलिए मैं डॉक्टर अंबेडकर से निवेदन करूंगा कि वे गांधी जी का सहयोग करें। अगर वो ये अपेक्षा रखते हैं कि मुस्लिम लीग गांधी की शर्त पर उन्हें साथ देगी तो वे गलतफहमी निकाल दें अपनी। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि जो आप कह रहे हैं वो गांधी का एक है जिस पर हम डिबेट कर सकते हैं, उसमें मैं गांधी को एनओसी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन गांधी ने जो किया वो कम नहीं है। आप ये समझिए कि वो कब अपने सिद्धांतों से डिगे। भारत का सबसे ताकतवर व्यक्ति, उसको बेहतरीन से बेहतरीन सुरक्षा मिल सकती थी। आजकल जो मैं क्लियर नहीं बोलूँगा, जो छोटे पूरे भी सांप्रदायिक संगठन हैं उनको कमांडो सुरक्षा मिली हुई है। ठीक, गांधी दलित बस्ती में रुकते थे और वहीं पर, यानी आप ये समझिए कि वो बिड़ला हाउस में तो 144 दिन रुके हैं। इस 144 दिन के अलावा आप बताइए कि गांधी कहाँ रुकते थे? सिर्फ दलित बस्ती में रुकते थे। उनका कोई मकान नहीं, कोई ठिकाना नहीं। जैसे मैंने कहा कि लुक एट द स्पैरो, वो तो गौरैया की तरह घूमते रहते थे, सफ़र के सूफी थे। और कोई सर? हाँ, जैसा अभी आपने कहा कि गांधी कहते थे कि मैं हर दिन मतलब नए सत्य की खोज में। गांधी ने कहीं कहा भी है, अगर मेरी कोई दो बातों में कंट्राडिक्शन है तो वो सही मानी जाए जो मैंने बाद में कहा है। तो भी सर अपने अम्बेडकर जी का जो एक स्टेटमेंट बताया कि उन्होंने महासत्याग्रह के समय कहा है, लेकिन जब गांधी के विरोध में जो सही तार्किक विरोध लगता है उसमें एक स्टेटमेंट अम्बेडकर का एक कोट होता है कि मैंने उनके जहरीले दांत देखे गांधी के बारे में। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि अंबेडकर को हम ऐसे नहीं समझ सकते, जैसे गांधी को भी हम घृणा से नहीं समझ सकते। और मैं ब्राह्मण होने के बाद भी मैं कह रहा हूँ आपसे कि अंबेडकर को भी हम ऐसे नहीं समझ सकते। दरअसल जो गांधी ने अंबेडकर के बारे में कहा है कि अंबेडकर का सामाजिक तौर पर जो उपहास होता है ना, सामाजिक तौर पर जो बहिष्कार होता है, वो सारे बहिष्कारों से बुरा होता है। तो अंबेडकर ने जो यातना झेली थी, उस यातना के कारण वो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से नहीं जुड़ी। दूसरी बात, अंबेडकर का एक तर्क सही था। वो गांधी से कहते थे कि ठीक है तुम लिबरल हो, तुम उदार हो, तुम पे हम भरोसा कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के दूसरी पंक्ति के नेता नितांत ब्राह्मणवादी, 90% उनमें मुस्लिम विरोधी, 95% उनमें दलित विरोधी, उनसे हमारा कैसे तालमेल बैठेगा? तो इसलिए अंबेडकर को गांधी पर हमले करने पड़े। लेकिन आपको अगर एक मालूम हो, 30 जनवरी 1948 को जब गांधी में गोली मारी गई, घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाले डॉक्टर अंबेडकर थे। और जब उन्होंने गांधी का लथपथ शरीर देखा तो उन्होंने अपना चश्मा उतारा और रूमाल से आंख में आंसू पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज मैं समझाऊं कि आप दोहरे मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे थे, मैं सिर्फ दलित मोर्चे के लिए लड़ रहा था। आप दलितों से भी लड़ रहे थे और अपनों से भी लड़ रहे थे। दलितों ने आपको नहीं मारा, अपनों नहीं, आपके अपनों ने आपको मारा है। तो हमें बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। धीरे धीरे लोगों का हृदय परिवर्तन होता है, एक सब्लिमेशन होता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, लेकिन देर में होता है। हम पर धर्म की परतें इतनी लंबी चौड़ी हैं कि हम सुनना नहीं चाहते, उन्हें सुनना नहीं चाहते। और बोलिए। कोई प्रश्न? हाँ जी, आप इधर बैठिए, आप इधर बैठिए। हाँ बताइए, स्वागत, आप बैठिए पहले। हाँ हाँ जैसे दो व्यक्ति होते हैं और इतने ऐतिहासिक पर्सन हैं तो फर्क तो होता ही है। हाँ। तो मैं ऐसे समझती हूँ कि अम्बेडकर वो व्यक्ति
व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी से शिद्दत से प्यार किया एक समाज से, हाँ और गांधी वो व्यक्ति हैं जो एक पूरे हिंदुस्तान को साथ लेके चले। अच्छा, एक समस्या ये रहती है कि जो सबको साथ लेके चलता है वो सबका बुरा हो जाता है। हो जाता है natural। गांधी की जो आलोचना है वो इस वजह से कि वो सबको साथ लेके, असल में जो सबको साथ लेके चलता है वो कहीं ना कहीं अकेला हो जाता है, इसलिए गांधी अकेले हो गए। उनकी जो अपनों की लड़ाई है उसको ऐसे करके देख सकते हैं, क्योंकि भाई इसको लेके चलना उसको लेके चलना, ये भी अपने आप अंतर मन में कितना द्वंद है, सबको साथ में लेके चलना मुश्किल है। अगर आप किसी को जब शिद्दत से चाहते हैं तो वो आपके साथ खड़ा होता है। बिल्कुल। इसलिए जब अम्बेडकर पे वार होता है तो लोग आते हैं, सब आ रहे हैं, सब आएंगे, पर जब गांधी की मुट्ठी तोड़ी आती है तब भी आ रहे हैं, तब लोग उस तरह से नहीं आ आते। रहे हैं, आ रहे हैं। आप इस फर्क को समझिए, आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हर महीने विदेशों से एक नई पुस्तक आ रही है। अब वो आ रही क्योंकि अब सांप्रदायिकता के उस एजेंडे के खिलाफ गांधी को समझने की कोशिश की जा रही है। इस देश में भी आ रहे हैं। पिछले साल मैं जैसे 7 साल पहले देखती हूँ तो गांधी को लेके विरोध का भाव ज्यादा था, और बुद्धिजीवियों में भी था, न्याय सर जो कम्युनिस्टों बात में रखी भी था। है उसने बात रखी है, और आप भी उसका बहुत अच्छा सही उत्तर दे रहे हैं, सही संदर्भ में दे रहे हैं। उसका कहना यह है, हिंदुस्तान में उसे ऐसा महसूस होता है कि गांधी के समय जिस तरह से दलित अम्बेडकर के साथ में पक्ष में खड़े हो जाते हैं, और खासतौर से मैं कहूँगा कि दलित समाज पर उसके लीडर मतलब जो खड़े होते हैं, आगे निकलते हैं, और वो है बनता है खड़े है ना। हाँ, और क्योंकि दलित राजनीति ने दलित समाज के को बहुत खोखला कर दिया है, बहुत गड़बड़ स्थिति में पहुंचा दिया है। इस पर भी हम कभी अम्बेडकर को लेकर बात करेंगे, अम्बेडकर को लेकर भी एक व्याख्यान यहाँ पे हम लोग जरूर हाँ, करेंगे। बिल्कुल करिए। ये आज हम सब लोग वादा करते हैं, हाँ। तो बातचीत भी होगी। और तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल सही है, एकदम सही कारण है कि नहीं इस तरह से खड़े, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो दूसरे तरह से कह रहे हैं जी। गांधी, देखिए, गांधी और अंबेडकर ये विदेशों में ज़्यादा जाने जाते हैं, अपने देश में इनके बारे में कुछ दंत कथाएं हैं दोनों के बारे में। लेकिन आप ये क्यों नहीं समझ रहे? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप 2013 की अपनी खुद की फेसबुक खोल लें सभी लोग, आप देखें कि हम भाई, मैंने कहा ना कि जब समय आता है तभी तो, यानी ऐसा होता है कि परिस्थितियाँ डेवलप होती हैं तभी कोई नया वैज्ञानिक सिद्धांत आता है, एक नियम है। गांधी पर हमले अब हुए, अंबेडकर क्या वोटों की मजबूरी बन गए। तो अंबेडकर देखा जाए तो जो लोग आज अंबेडकर की सबसे ज़्यादा भक्ति कर रहे हैं वो ही उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं, ठीक है ना। लेकिन हो क्या रहा है कि अंबेडकर के साथ एक वोट बैंक जुड़ा हुआ है, गांधी के साथ वैसा कोई स्पष्ट, यानी ये नहीं है कि गांधी की बेइज्जती करने पर ये वोट बैंक छिड़क जाएगा। बात इतनी सी है इसमें, और कुछ नहीं। हाँ, तुम्हारा प्रश्न नया सही है, और मैं उसका समर्थन करता हूँ कि गांधी के पक्ष में लोग उस तरह से खड़े नहीं होते, पर क्यों खड़े नहीं होते इसका जवाब लगातार अब देशपांडे जी अपने उसमें दे रहे हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न। हाँ, बताइए सर। सर मेरा मानना है कि मैं आपकी बात नहीं थोड़ा कहूँगा कि डॉक्टर अम्बेडकर के पक्ष में खड़े होने का संदर्भ दलित होना है वो बैंक का नहीं है, सर। नहीं। इसको मैं इस तरह देखता हूँ, 90 के बाद मंडल आरक्षण आता है। हाँ। मंडल आरक्षण से लार्जर जनरेशन इंटेलेक्चुअल एकेडमी दुनिया में जाती है। हाँ, 90 के पहली वाली वही जनरेशन, अहिल का परिवार, कुर्मी, कोयली, सबका, वो अम्बेडकर को दुश्मन और चमारों का नेता मानता है। हाँ, लेकिन उसी का बच्चा मंडल आरक्षण से यूनिवर्सिटी में जाता है, वो पढ़ने के बाद अम्बेडकर को अपना हीरो मानने लगता है। हाँ, हीरो मानने लगता है, और जो दलितों के नेता होते हैं वो भी सिख नेता होते हैं। और आदिवासी का बच्चा उसी जेएनयू में जब जाकर पढ़ता है तो बिरसा मुंडा के साथ जयपाल मुंडा के काम करते हैं तो उसको हीरो होते हैं। मीन्स जितना रीडिंग होती है अम्बेडकर की राइटिंग को हम देख पा रहे हैं, उतना ही अम्बेडकर की व्यापकता, स्वीकृति, गरिमा बढ़ती जा रही है। और इसी कारण दिन प्रतिदिन अम्बेडकर राष्ट्र निर्माता होते जा रहे हैं, और गांधी एकेडमिक्स के व्याख्याता होते जा रहे हैं। जो मैं पढ़ता हूँ, हाँ। एकेडमिक्स में गांधी की बहुत डिबेट है सर। एकेडमिक्स में लगातार डिबेट चले, ऐसा नहीं कि गांधी आउट हो गए। उनकी राय ने जो अपनी किताब लिखा डॉक्टर, जिसमें 100-150 सेट उन्होंने ईमानदारी से पढ़ा और लिखा भी। लेकिन अम्बेडकर साधारण जनमानस में सत्य महानायक बनकर उभरते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। और यह दिलचस्प बात है कि इसकी स्वीकृति सिर्फ ओबीसी, दलित, आदिवासियों तक नहीं है, सब में। इसकी स्वीकृति सवर्ण महिलाओं में सबसे देखा। इधर उनकी रात की किताब लिखे डॉक्टर अम्बेडकर पे 2-3 ब्राह्मण महिलाएं हैं, वो खुद डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन लिखने की सोच रही है। मीन्स हिंदू कोड सवर्ण महिलाओं को दिख रहा है, एंटी वर्णाश्रम, एंटी मनुवाद की जो थ्योरी है, एंटी सवर्ण वुमेन की,
वो रीडिंग के बाद समझ में आ रही है कि हिंदू लॉ एंड ऑर्डर में हम भी फिट नहीं है, हमारी लता अम्बेडकर है। उसकी एक वजह है सर। लेकिन सर गांधी महात्मा गांधी यहाँ इसमें पे- प्रश्न क्या है, ये तो मैं इससे सहमत हूँ आपसे। नहीं, मैं प्रश्न यही है कि गांधी वर्णाश्रमी आस्था का मन रखने के कारण जाति व्यवस्था, हिंदू वर्णाश्रमी आस्था और जाति व्यवस्था सतत बनी रहने और अछूत के सवाल का डिस्कोर्स के कारण ये दिन प्रतिदिन अप्रासंगिक हो रहा है। इस अप्रासंगिकता को मैं इसी तरह देखता हूँ सर कि जब यूरोप में आंदोलन हो रहा था, ये पुलिस कौन था जिसको मार दिया गया था? नहीं, आप थोड़ा बस एक लाइन सर। हाँ। अमेरिका में पुलिस नहीं मार दिया गया था। हाँ। क्या नाम था उसका? अश्वेत मार दिया गया। लाइट जॉर्ज। लाइट जॉर्ज। आंदोलन चला सर। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन 5 देशों में गांधी की मूर्तियां उसी तरह गिराई गई हैं जिस तरह से सारे ब्लैक्स सारे गोरे क्रूर लीडर्स की जो दास प्रथा के समर्थक थे उनकी मूर्तियां लगी जो गिराई जा रही थी। तो इससे मेरा कोई रिएक्शन नहीं है, बस समझने के लिए मैंने महसूस किया कि गांधी की जो नस्ली आस्था थी, वर्णाश्रमी आस्था नस्ली आस्था को मैं मानता हूँ, कलर का मामला है, उसको हम किस भी एंगल से व्याख्या करेंगे कि वर्ण का मतलब रंग होता है, रंग का मतलब रेसिज्म है। वर्णाश्रमी आस्था थी दिन प्रतिदिन रीडिंग हो रही है तो एनालिसिस में आ रहा है। इस कारण गांधी सवालों के घेरे में आ रहा। हाँ, लेकिन इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि राष्ट्र जब ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ रहा था तो निसंदेह जो महात्मा गांधी की भूमिका थी वह अम्बेडकर की भूमिका नहीं हो सकती थी। क्यों? कि 1920 में 1930 में जिस प्रकार एंटी हमारी सोसाइटी प्रैक्टिस हो रही थी, एक अछूत के साथ ओबीसी, आदिवासी, सवर्ण नहीं खड़ा हो सकता था और एक अछूत को अपना नेता नहीं मान सकता था। वो भूमिका जो गांधी की है वो मैं बहुत महान मानता हूँ और वो गांधी ही हो सकते थे कि संपूर्ण राष्ट्र को एक साथ ले जा सकते थे, उन्हीं के बैनर पर सभी लोग खड़े हो सकते थे। डॉक्टर अम्बेडकर के साथ लोग नहीं आते, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की जो लड़ाई है यूनिटी की, वो सर मैं मानता हूँ कि ग्रेट, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर अम्बेडकर की लड़ाई का सहभागी हूँ। मुझे आरक्षण नहीं मिलता तो मैं यूनिवर्सिटी में रिसर्च नहीं कर पाता। इस तरह मैं देखता हूँ सवाल है और लगातार डिस्कोर्स हो रहे हैं, गांधी पे भी लिखे जा रहे हैं उनके लिए, लेकिन जो घृणा की बात है ना सर, वो जो आप मुस्लिम एंगल का मामला नहीं है। अभी ट्विटर पे चला है 2 अक्टूबर को जिस एंटी ह्यूमन मनुष्य के नाम पे जिंदाबाद के नारे लग रहे थे ट्विटर पे, नंबर 1 पे स्टार कर रहा था गांधी मुर्दाबाद, और उस व्यक्ति का मैं नाम भी लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ मैं उस नाम का, उसका नाम लेके जिंदाबाद जिंदाबाद चल रहा था। तो वहाँ किसी भी ट्विटर में मुसलमान का संदर्भ नहीं है। मतलब कि कम से कम मैंने 1000 ट्विटर देखा, लेकिन कहीं भी ये नहीं कहा कि मुस्लिम परस्त था, मुस्लिम समर्थक था। तो गांधी का जो सवाल है सर ना, उस समय रहा होगा कि उस रोज में उसने अमानुल व्यक्ति गोली मारा होगा, लेकिन अब सर मुस्लिम का मामला नहीं रह गया गांधी के विरोध का। नहीं, अब मैं समझ नहीं, मैं जो सोचता हूँ, हाँ आप क्या कह रहे हैं मेरी समझ। एक लाइन बस, बात तो सुनिए, एक लाइन सर, आपकी थ्योरी सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। आपको इतनी सी जो आपने 2-3-4 मिनट बात कही, इतने में ही मुझे कुछ समझ में आया है। आप भी अपनी बात रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे और आपको अवसर मिलेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। एक बात नहीं, मैं इसका जो हुआ है, लेकिन ये प्रश्न नहीं है दरअसल। मेरी बात सुनिए, अगर आप एक मिनट सुनिए, की सीमा ला गया है, आपकी समझ है, तो हमें यहाँ पर अब आज अवधेश पांडे जी नहीं, उनके बरक्स की लंबी बात नहीं करनी है। मेरी बात सुनिए, अगर आप ये पूछ रहे हैं तो मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। वो ठीक बात कर रहे हैं। ये एक लाइन अगर कहने का मुझे मौका दे तो मैं तो बस एक लाइन कि जो दलित क्लास की तरफ से गांधी का अटैक हो रहा है वो दोहरे निर्वाचन को लेकर, दोहरे निर्वाचन का मैं खुद विरोध करता हूँ। एक ओबीसी कैसे दोहरा निर्वाचन प्राप्त करेगा भाई? आदिवासी भी कल मांग करता है दोहरा निर्वाचन। जो ये दलितों का विरोध का फ्रस्ट्रेशन और जो विपक्ष लिया ना, तो वो ऐतिहासिक रूप से दोहरे निर्वाचन की मांग, हमारे हम पे दोहरा निर्वाचन क्षेत्र और दोहरा निर्वाचन के मताधिकार के लोग उन लोग आक्रोश व्यक्त करते हैं। उसका तो मैं अवार्ड किया था, मैंने तुम्हारी बातों के मतलब बरक्स रखने के लिए भी लोगों के पास बातें हैं और वो जरूर सामने आएंगे। जब आप अपना पक्ष रखेंगे तो वो कहेंगे। और आप जो बात कर रहे हैं, आप दरअसल प्रश्न में आप अपनी समझ को सामने रखें। नहीं, बात तो सुनिए, तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब यदि आप एक प्रश्न की शक्ल में इनकी बात का जवाब संक्षिप्त में दें तो अच्छी बात। भाई मैंने आपके प्रश्न में से ये निकाला, एक मिनट, हाँ बस चलिए, यही मैं मान रहा हूँ कि आपका कहना है कि गांधी की प्रासंगिकता कम हो रही है और अम्बेडकर की बढ़ रही है, ऐसा मान रहे हैं आप? शायद इनका प्रश्न ये था, हाँ। जो जाति का जो मामला है, वर्णाश्रम व्यवस्था का जो मामला है, उस मामले में गांधी बहुत कमजोर सिद्ध हो रहे हैं। अम्बेडकर का
ये लेके आना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ तक आपने कहा ऑस्ट्रेलिया में यहाँ मूर्तियाँ गिराई गई हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश नहीं है। सर घाना में, ऑस्ट्रेलिया में जब वो आंदोलन चल रहा था तो उसी समय मूर्तियाँ गिराई। घाना में का केस मैंने पढ़ा है। अफ्रीका में और यूरोप में फ़र्क है। यूरोप में क्या है, दूसरे के विचारों को सुनने की क्षमता है। ऑस्ट्रेलिया हुआ, अमेरिका हुआ, जहाँ तक इंग्लैंड हुआ जो इतना साम्राज्यवादी है, लेकिन इंग्लैंड में भी हम कोई भी बात कह सकते हैं। लेकिन घाना में एक आंदोलन चला था गांधी की मूर्ति हटाने का, लेकिन वो हटा नहीं है, नहीं हटा। अक्रा में, घाना की राजधानी अक्रा में गांधी जी की मूर्ति लगी थी, छात्रों का प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट होता रहा, लेकिन वहाँ की सरकार ने, मैंने कहे तो मैं दिखा दूं। हो सकता है होगा, लेकिन हमें ऐसी लेकिन हम इस ये जो बातचीत हो रही है इसमें गांधी वर्सेस अम्बेडकर में नहीं बदलता। हाँ, वर्सेस नहीं। आज की जो हमने बातचीत रखी है वो गांधी पर रखी है। नहीं। आपके प्रश्न है जायज है, कल हम अम्बेडकर पर रखेंगे तब आपके प्रश्न रहेंगे। हाँ, बल्कि और अगर कोई तैयार होगा, अगर कोई सचमुच इतना वो होगा कि नहीं वो डिबेट करता, तो फिर गांधी वर्सेस अम्बेडकर भी करवा के देंगे। बस ये भी आप ध्यान रखिए। संवाद होना चाहिए। नहीं, हमारे जो देश भर में युवा दलित छात्र हैं जो लगातार अम्बेडकर पर अध्ययन कर रहे हैं, नई थ्योरी, अच्छी बात है। तो ये उनका एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रतीक है, ये भी सामने आया। अच्छी बात है। मेरा नाम धर्मवीर यादव गगन है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जमा ये आजमगढ़ से। मेरा नाम धर्मवीर यादव गगन। अरे मैं बता देता हूँ सर। हाँ, जानते हैं, मैं अब समझ गया। केवल गगन कहा, प्रासंगिकता किसी की कम नहीं हो रही। धर्मवीर यादव गगन नहीं कहा तो मैं इनको नहीं समझ पाया था। एक अभी है ना, अब जब नाम क्लियर किया तो मैं इनसे परिचित हूँ, और ये अच्छा मतलब आप लोग समझिए पर वो रखते हैं समझ। और यदि आप अभी अब तो हम 15 दिन बाद बैठेंगे, हम आपको बुला भी सकते हैं कि आप आइए और बात रखने। एक अचानक ऐसे संदर्भ में मुझे याद आ गया। हाँ, हम छोटे थे तब लोग अम्बेडकर जी का कम नाम लेते। हाँ, और तब दलितों के हमारे यहाँ जो नेता थे, हमारे मित्र थे, वो उसमें थे मंडेलिया, हमारे साथ में पढ़े थे। सुनो हरिलाल मंडी तो तब जगजीवन राम बाबू का बहुत, अब हम लोग तो उनकी आपसी मित्रता भी है, उनके बेटे वगैरह उनके घर पे आती नहीं है। हाँ, तो मेरे साथ में पढ़े वाली, हम लोग साथ पढ़े, तो तब उनका बहुत ज़्यादा था है। अब कोई उनका नाम ही नहीं लेता, नहीं लेते। जगजीवन राम का कोई नाम नहीं लेता, और तब कोई अम्बेडकर का नाम नहीं लेता था। जगजीवन राम स्वयं जो है खिलाफ थे एक स्तर पे, थे ना, मतलब उन्होंने अम्बेडकर हमने भाषण सुना है इसमें, तब उन्होंने कहा था जी गुरुवार में भाषण हुआ था, और मुझे आज तक याद है। शांत रहो भाई, जरा बात करें। जगजीवन राम जी ने कहा था कि भाई अगर जो है, वो तो ऐसी बात करते हैं, उन्होंने कहा कि एक चमार अगर एक चमारिन के साथ में संपर्क करे तब भी बच्चा पैदा होगा, और ब्राह्मणी के साथ में संपर्क करे तब भी होगा। ये यहाँ पे कहा था उन्होंने, मैंने सुना, 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तो उस समय पे जगजीवन राम ही सब कुछ थे। ये अच्छा, जगजीवन राम तो छोटे मोटे नहीं थे, उनकी उस समय पे 7-8 किताबें थी शायद, ये पता चलेगा उसने निर्भय भवन में रखी होती, मैंने तो देखी थी, अब पता नहीं ये लोग रखते हैं कि नहीं। तो एक पक्ष ये भी था। हाँ, आपने सर एक मिनट, आपने जो प्रासंगिकता की बात कही, मैं आपको 2 मिनट में एक जवाब दे दूं कि आज़ादी का आंदोलन बहुत मकड़ी की तरह उलझा हुआ एक जाला है। हम दरअसल खुद शुरू से गलत बहस में पड़ रहे हैं कि जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे, अंबेडकर नहीं जुड़े थे। लेकिन आधुनिक भारत के इतिहासकार सुमित चक्रवर्ती, उन्होंने लिखा है कि दरअसल हमारी ये बहस ही गलत है। आज़ादी का आंदोलन अनेक स्तरों पर चला। अंबेडकर भले ही वो उस तरह के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे जैसे नेहरू और गांधी थे, लेकिन अंबेडकर ने जो किया
वो दलितों के लिए जो किया वो अपने आप में एक आज़ादी थी। रमाबाई ने जो किया वो अपने आप में एक आज़ादी थी। तो इसलिए भारत में अनेक आंदोलन चले हैं, उन सबका कंबाइंड फोर्स मिला के ये बातें होनी चाहिए। हाँ। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने कुछ कह दिया तो किसी को नहीं एकदम सही दिशा में आपने बात की है और उस बिंदुओं पर जो आपने कहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक गोष्ठी हमें वो कंबाइंड फोर्स देखना है। सुनना और समझना होगा। ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि जब मैं गांधी पर बातचीत करने के लिए अवधेश जी से वो किया आग्रह किया कि आप आइए और बात रखिए, तो तब दिमाग में ये था कि नहीं अम्बेडकर पर भी एक बात होगी या वो जरूर होगी, बिल्कुल ये होना ही है। हमें ग्वालियर में, मैं तो अभी जितेंद्र से या किसी और से पूछने वाला था, कोई व्यक्ति जो अम्बेडकर में जिसका अच्छा अध्ययन हो वो बताओ। यदि आप इतने में मेरी समझ में आया है क्योंकि आपने जिस तरह की बात की एकेडमिक्स वाली जो बात की थी, एकेडमिक्स रूप में गांधी जी का प्रभाव बढ़ा है इन दिनों, तो आपने सबसे पहले ये कहा था कि इस समय जो गांधी के बचाव किया है वो कम्युनिस्ट और लेकर और ये सब सबने किया। अशोक पांडे की किताब आई है तो ये आप देखिए तो ये तो और जब आप बात करेंगे तो तब आपके सामने भी सारी और गांधी को तो आप भी बचा रहे हो। जो वो नहीं है हमारे, हम ऐसे समाज के हिस्से हैं कि जिनके लिए गांधी और अम्बेडकर उनमें आपस में जो भी कुछ रहा हो, पर दोनों ही ये भारत के निर्माता है और दोनों ही हमारे नायक हैं। हमारी समझ ये है, मतलब स्पष्ट रूप से। अब आमिर साहब बात करें। जी जी शुक्रिया। ये हमारे गजलकार हैं बड़े, पिछली बार आपकी ही गजलों और नज़मों का अरे यहाँ हुआ था। चलिए लखनऊ से यहाँ के बस गए ग्वालियर में, तो ये भी उपलब्धि है कि लखनऊ का आदमी ग्वालियर में बस है, क्योंकि ग्वालियर में अपना प्लान करें। तो आप बात करेंगे जी। हाँ बताइए जी मेरा बहुत छोटा सा प्रश्न है जी। कि कट्टरवाद जो है वो किसी भी प्रकार का हो, जैसे कट्टरवाद के कई प्रकार होते हैं, केवल धार्मिक नहीं होता, हाँ। नस्लवाद वैचारिक भी होता है, हो सकता है, सामंतवादी भी हो सकता है। तो किसी भी प्रकार का कट्टरवाद विश्व में कहीं भी हो वहाँ गांधी का विरोध हो, और जैसे जैसे ये कट्टरवाद बढ़ता जाएगा गांधी का विरोध होता है। और आज जो हम लोग अभी देख रहे हैं हिंदुस्तान में, हमारे देश में जो हो रहा है, वो इसी वजह से है कि कट्टरवाद जो सोच है वो बढ़ती जा रही है। बढ़ती है। तो कट्टरवादी सोच जो है जब बढ़ती जाएगी गांधी का विरोध होगा। तो क्या आप इससे हमारी बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। गांधी जी के समय में भी दो थ्योरियाँ थी, मैं नाम नहीं लूँगा और लेना भी, नाम लेके बात करनी भी नहीं चाहिए। गांधी जी के समय दो थ्योरियाँ थी देश की। एक गांधी के प्रतिपक्षियों की थी जिसमें वो कहते थे, उन्होंने लिखा है कि राष्ट्र के अंदर मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक रहमान और एक रमेश, शायद रहमान और ऐसे कोई एक हिंदू नाम है और एक रहमान। तो वो कह रहे हैं कि जो रमेश नाम का व्यक्ति है, चूँकि उसकी कर्म भूमि भी भारत है, पितृभूमि भी भारत है और पुण्य भूमि भी भारत है, तो इसलिए वो तो भारत का नागरिक हो सकता है। लेकिन रहमान की भले ही पितृभूमि भारत हो, कर्म भूमि भारत हो, लेकिन पुण्य भूमि तो उसकी मक्का मदीना में है, इसलिए वो भारत में दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में रहेगा। ये थ्योरी भी आई, तो गांधी ने इसका जवाब दिया कि नहीं, ये संभव नहीं है। नहीं, मैं ना जहाँ तक गांधी को मैं समझता हाँ। हूँ कि गांधी जी जो है अतिवाद के बहुत कट्टर थे। जहाँ कट्टर नहीं, प्रकार का अतिवाद हो, हाँ, किसी भी प्रकार हाँ। अब अतिवाद का तो बहुत लंबी फहरिस्त है कि अगर जैसे दलित वर्ग है वहाँ पे भी अतिवाद हो रहा है, अतिवाद हो रहा है। है। तो इसलिए जो अम्बेडकर को पुश किया जाता है इतना, तो अतिवाद ही है कहीं। और अगर समाज जोड़ने वाले कम खड़े हो रहे हैं। तो अतिवाद यहाँ पे है, वहाँ पे गांधी जी आ जाएंगे हाँ। और उनका विरोध। जैसे मेरा सभी लोगों से निवेदन एक है कि मान लीजिए आप गांधी और अम्बेडकर, देखिए मतभेद तो मेरे में हर एक में आपसे होंगे। मतभेद विज्ञान में और दर्शन में बड़ी विनम्र भूमिका निभाते हैं। मतभेद नहीं हो तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो गांधी और अम्बेडकर के मतभेदों से अगर कुछ निकल रहा हो तो हम हासिल कर लें, और अगर केवल कटुता करनी है तो उनको लड़ाने से देश को तो कुछ नहीं मिलेगा, देश को तो कुछ नहीं मिलेगा। जिन्हें लाभ मिलेगा वो तो कटुता पैदा करेंगे। तो वो करेंगे। एक चीज बची है।
प्रशांत जी हाँ, कांग्रेस का लंबे समय तक शासन रहा है और गांधी जी की विरासत को ले जाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। लेकिन आप देखिए कि ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है गांधी जी की, आज के सिनेरियो में इस पूरे जो विकास नाम का जो दैत्य चारों तरफ जो पंख फड़फड़ा रहा है, उस मामले में देखा जाए तो ग्राम स्वराज कैसे छिन्न भिन्न हो गया है देश में। आप देखेंगे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नाम का जो गलत है। जुमला दोहराया जाता है। गांव में क्या है, अगर हम दो विभाजन करेंगे समाज को, दलित और अदलित, तो दोनों ही गांधी को गरियाते हैं। ऐसी स्थिति में गांव तक गांधी पहुंच नहीं पाए। शहरों में बौद्धिक तबके में गांधी जी का काफ़ी प्रभाव है, गांव में बिल्कुल भी मैं देखता हूँ चरखा छत पे फेंक दिया गया है एक प्रतीक के रूप में। ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात आपने जो प्रश्न कहा उसमें हम ये मान के चले कि गांधी की उनके विरोधियों से तो बहस थी, कांग्रेस के अंदर भी उनकी बहुत अच्छी खासी बहस थी। जैसे अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा डीपली कोई गया हो तो आज हम तिरंगे में जो अशोक चक्र देखते हैं ना, इसके पीछे गांधी और नेहरू की बहस चली थी, क्योंकि नेहरू ने अपना तर्क दिया। नेहरू ने कहा हम इस चरखे को हटा रहे हैं क्योंकि चरखा एक तरफ से ऐसा दिखता है और एक तरफ से उल्टा दिखते हैं तो दूसरी तरफ ऐसे दिखता है, इसलिए हम अशोक चक्र ला रहे हैं। गांधी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि देखिए, चरखा समृद्धि का प्रतीक है, अहिंसा का प्रतीक है। मेरे अहिंसा के प्रतीक में अगर आप अशोक को वो एक तरह से साम्राज्यवादी या उस ताकत के रूप में देख रहे थे कि भाई एक ताकत का कॉन्सेप्ट था, तो बोले अगर उसको लाओगे तो ये तो आप हिंसा की प्रतिस्थापना कर रहे हैं, आप अहिंसा को मार रहे हैं। जहाँ तक आपने गांधी के खादी ग्रामोद्योग या उनकी बात करी ग्रामीण क्षेत्र में, तो गांधी जी का खादी और ग्रामोद्योग का अपने मतलब समझा ही नहीं। गांधी ने कई प्रयोग मौलिक किए हैं, उन्होंने कहा ये मेरे पर ही है। जैसे वो आधी धोती पहनते थे, तो उन्होंने तो किसी ने से नहीं कहा कि आधी धोती पहनो। मौलाना आज़ाद अचकन पहनते थे, उनके पास बैठते थे। जवाहरलाल नेहरू गुलाब का फूल लगा के बैठते थे। उन्होंने तो नहीं, उन्होंने बल्कि जब वो इंग्लैंड गए हैं तो उन्होंने इंग्लैंड की सरकार से ये कहा कि भाई मेरी ये आधी धोती आपके लिए एक पहेली है, मैं यहाँ ये दिखाने के लिए आया हूँ कि मैं भारत का प्रतिनिधि हूँ। मैं तृतीय श्रेणी में इसलिए यात्रा करता हूँ कि ट्रेन में चतुर्थ श्रेणी होती नहीं है, इसलिए मैं तृतीय श्रेणी में यात्रा करता हूँ। और मैं इस आधी धोती में आकर के सम्राट से इसी वेशभूषा में मिलूँगा और उनसे कहूँगा, कितनी बड़ी बात है जो एक तरह से वामपंथियों को भी समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं ये कहूँगा कि भारत का पूरा आप एक जरा सा इंग्लैंड को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने भौतिक संसाधन जुटाने के लिए भारत जैसे बड़े देश को गुलाम बनाना पड़ा है। अगर भारत में तुम्हारी प्रवृत्ति आ गई, तुम्हारा भौतिकतावाद आ गया, तो हमें तो मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह पर जाकर उपनिवेश बनानी होंगी, इतना बड़ा देश है। तो इसलिए मैं आधी धोती, ये मेरी सांकेतिक एक उलझी हुई पहेली है जिसे ब्रिटेन को सुलझाना है। और वो उसी ड्रेस में इंग्लैंड के सम्राट से मिले। तो यानी उनको को गांधी को अगर आज हम याद कर सकते हैं फाइनली, इसके लिए कर सकते हैं कि गांधी को अपने पहनावे से कोई हीनता बोध नहीं था उनके अंदर किसी प्रकार का, बल्कि उन्होंने विशेष तैयारी करी थी, क्योंकि वो भी कोट पैंट पहनते थे। जब वो यहाँ आए तो उन्होंने 4 दिन ये देखा कि मैं कैसे जाऊँ। जैसे आज मैं ऐसे पहना हूँ, मैं आधी धोती में जाऊँ तो मैं मॉक ट्रेनिंग ले रहा हूँ। और जब फिर भी लोगों के सामने गए हैं कि आज से चंपारण के बाद अब मेरा यही आंदोलन रहेगा, क्योंकि चंपारण में उन्होंने देखा कि महिलाएं नहीं आ रही। क्यों आज नहीं आ रही है? कि उन्होंने कहा एक ही धोती है, वो एक दूसरी पहने आती है, एक घर में बैठ जाती है। तो उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं का बदन खुला हुआ है तो फिर मैं आज से ये 5 मीटर की पगड़ी पहनने का कोई मतलब नहीं है, ये मैं समर्पित कर रहा हूँ राष्ट्र को। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अब ये कार्यक्रम का पहला जो सत्र था गांधी पर बातचीत, अवधेश पांडे जी ने अपनी बात रखी, ये यहाँ पर संपन्न होता है। और हम प्रयास करेंगे कि हम अगला या आगे जब भी हमें
यदि धर्मेंद्र यादव गगन जी भी उपलब्ध होते हैं तो हम उनसे ही कहेंगे कि यहाँ आप बैठें और अपनी बात रखें और हम सब सुने और भी लोग आए और वो काम करें। अब हम लोग कुछ चाय वगैरह पियेंगे, सब पार करेंगे और फिर बातचीत करेंगे अनौपचारिक रूप से। चाय तो अब ये बातचीत भी ये कैमरा हटा दिया जाए, कैमरा। हाँ ये हटा एक लाइन में बोलना चाहूँगा बस, हाँ। हाँ कि बस एक लाइन सर, हाँ। कि मैं तो अभी रीडर हूँ, बाबा साहब को पढ़ रहा हूँ गांधी। हम भी रीडर हैं। तो अभी मुझे सर मौका दीजिए, लेकिन एक गुजारिश करूँगा ना कि हिंद स्वराज और एनिमेशन ऑफ कास्ट दोनों मुश्किल से 60-60 पेज की किताबें हैं, दोनों का रस लेके पढ़ा जाए, इतना मजा आता है पढ़ने। आता है? मैं तो खूब दोनों किताबों को खूब पढ़ता हूँ, दोनों किताबों के साथ पढ़े।